हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम बिग बॉस का रिव्यू करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि वो जो इंटरव्यू हुआ था, पत्रकार आए थे और सबसे कुछ ना कुछ इंटरव्यू लिया था उन्होंने। तो जो रजत दलाल का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उस पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि उसकी इतनी सारी धाराएं वगैरह लगा रखी हैं, वो सब उसके बारे में बताया, वो क्या करता था क्या नहीं करता था, है ना। इसके बारे में बात करना, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बिग बॉस के मेकर्स का कि अगर आप किसी कंटेस्टेंट को, या तो मतलब अगर इतनी सारी धाराएं वगैरह हैं, किसी केसेस चल रहे हैं किसी कंटेस्टेंट पे, तो आपको उस इंसान को या तो फिर लेके आना ही नहीं चाहिए था इस बिग बॉस में। और अगर आप लेके आए हो तो वाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट हिज मेडल्स जो उसने जीते हैं देश के लिए, और उस टाइम पे उसका क्या सफ़र था, कैसे वो पावर लिफ्टिंग में गया, ये सब के एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं, इसके ऊपर क्यों नहीं कभी कोई बात हो रही है। तो या तो आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल इतने जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं उसको लेके नहीं आना चाहिए था। हम जनता को एक आईना दिखाना चाहते थे कि आप ऐसे कंटेस्टेंट को हम लोग वोट ना करें या सपोर्ट ना करें, रजत दलाल को हम जिताए नहीं, हमें उसमें विनर क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो क्रिमिनल को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये संदेश मैसेज आप देना चाहते थे हम व्यूअर्स को, या उसके ये केसेस के ऊपर बात करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे प्लीज़ इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है मेकर्स के थ्रू। व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट इंटरव्यू ऑफ रजत? ठीक है, ऐसी सेम चाहत के भी बहुत कंट्रोवर्शियल इन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके पॉलिटिकल, और मामा ने क्या किया, मामा के साथ इसने क्या किया चाहत ने, उसके ऊपर ये सब बातें हुई। तो क्या मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि चाहत और रजत को हम विनर क्वालिटी, उनके अंदर कोई नहीं है विनर के रूप में, हम उनको ना देखें और ना उन्हें कोई वोट करें? यही मैसेज होगा मेरे ख्याल से। तो उनका इतना पास्ट लेके आना है ना, तो फिर भाई मैं ये कहूँगी कि अगर हम किसी इंसान में विनर क्वालिटी नहीं देख सकते, अब रजत दलाल का मैं कह रही हूँ कि जब तक वो विवियन और ईशा और अविनाश के साथ नहीं था, वो बहुत खुल के खेल रहा था, उसका गेम बहुत अच्छा था, तो उसमें विनर क्वालिटी दिख रही थी, वो गेम को चला रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज से अगर 1-2 हफ्ते पहले तक मैं कहूँगी उसका गेम बहुत अच्छा चल रहा था, तो वही दिख रहा था, रजत दलाल ही दिख रहा था। तो भाई ठीक है, यही चाहते हो ना आप कि हम उन्हें ना सपोर्ट करें, तो मेरे हिसाब से जिसको सपोर्ट करना ही नहीं है आपने, फिर एज अ कंटेस्टेंट उसको लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, आपको लेके ही नहीं आना चाहिए था चाहत और रजत को। ऐसी सेम करणवीर के ऊपर जो इंटरव्यू था, अब मैंने करणवीर का इंटरव्यू एंड विवियन का इंटरव्यू देखूं तो ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों के इंटरव्यू में। विवियन का तो यही आप दिखाए जा रहे थे कि वो बहुत अच्छा हस्बैंड है, अच्छा 3 बच्चियां हैं उसकी, तो उन बच्चियों के साथ बहुत अच्छा है, वो खाना बनाने का बहुत शौकीन है, उसको खाना खिलाने का बहुत शौकीन है, इस टाइप का आप इंसान उसको पोर्ट्रे करना चाह रहे थे करण का, कि वो बहुत टॉक्सिक हस्बैंड था, उसकी 2-2 शादियां टूटी, वो एल्कोहलिक था, सुशांत के साथ उसके एक टाइम पे बहुत अच्छे टर्म्स थे, सुशांत उसने उसको शराब से छुड़वाने में मदद करी, उस टाइम पे वो बहुत एल्कोहलिक हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, तो उसकी तो इमेज आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो एक साइड में ये सारे इंटरव्यू करके कि वो एक इंसान अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ विवियन को बहुत अच्छा दिखा रहे हो, जबकि विवियन की जो का भी एक बार डिवोर्स हो चुका है, और वो लड़की ये बात बोल चुकी है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी डिवोर्स के दौरान, एंड विवियन के साथ जब रहती थी, और वो बहुत टॉक्सिक था और वो मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करता था, ये सब बातें उसने बोल रखी हैं उसकी पहली वाइफ ने। तो भाई आप दिखाओ तो दोनों को एक साथ दिखाओ, मतलब दोनों के करेक्टर पे इक्वली वेटेज दो आप मेकर्स के लिए, मैं ये कहूँगी। और मेरे ख्याल से पर्सनल लाइफ किसी की लेके आनी ही क्यों चाहिए थी? जब आप बिग बॉस के शो में लेके आए हो किसी कंटेस्टेंट को, तो उसकी बिग बॉस में उसका गेम कैसा चल रहा है, उसकी क्या टैक्टिक्स हैं, कौन उसका फ्रेंड है, कौन उसका एनिमी है, इस बारे में बात करो तो वो ज़्यादा बेटर है, जो उसके गेम के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और बाकी जो लोग 2 लोग जो उनको देख रहे थे उनके गेम के लिए भी फ़ायदेमंद हो।
उनको थोड़ा वो बताओ कि कहाँ वो कमी कर रहे हैं, कहाँ वो ठीक जा रहे हैं। लोगों को ये बताने की बहुत ज़रूरत है, जो कि इस वाले सीज़न में मैं देख रही हूँ। ना सलमान खान उनको बाहर का कोई भी इंसान आके ठीक से बता ही नहीं पा रहा है कि कहाँ तुम गलत हो, कहाँ तुम सही हो। सलमान खान भी ढंग से होस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं इस बार की। बहुत ही मतलब जो मुद्दे होते हैं जिन पे बात करनी चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो ये शो कहाँ जा रहा है। हाँ, सो अब हम चलते हैं उस पार्ट पे जो मेन पार्ट है इस एपिसोड का, कि जहाँ पे बिस्किट के लिए लड़ाई हो जाती है। मतलब मैं कहना चाहूँगी भाई, ईशा इतनी इनसिक्योर, इतनी जल कुकड़ी क्यों है दिग्विजय से कि मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये जलन, ये ईगो, ये तुम कहाँ लेके जाओगी? तुम्हें मतलब नर्क में ही लेके जाएगा ईशा को, लिटरली। इतनी गंदी औरत है ये। मैं खुद को इतना खुशनसीब समझती हूँ कि इस लड़की का मैंने आज तक कोई भी टीवी शो नहीं देखा है। थैंक गॉड मेरी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं टीवी एक्टर्स वगैरह में एंड मूवीज़ के एक्टर्स वगैरह में। अच्छे लोगों की ही मैं मूवीज़ एंड सीरियल्स देखती हूँ। दिग्विजय ने टास्क में बिस्किट जीता था, इतने प्यार से उसने सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कराया बिस्किट। एंड मतलब ईशा, इतनी लानत है तुम पे कि तुम एक छोटी सी चीज़ को ईगो पे लेके बैठ गए कि दिग्विजय की तरफ से आएगा तो मैं कोई भी बिस्किट उस्किट या कोई भी चीज़ नहीं लूँगी, रहने दो, फिर तुम जाओ घर अपने। तो ये जो फाइट, इतनी मेजर फाइट हुई इस एपिसोड में, ये इस वजह से ही हुई, ईशा ने स्टार्ट करी। ईशा मेन कल्प्रेट है इस चीज़ की। एंड अपने आप पे इतना गुमान, इतना गुरूर कि मैं 10 साल से मैं मेन लीड कर रही हूँ। भाई तू मेन लीड होके भी इतना नहीं कमा पाई 10 साल में जितना उस बंदे ने 1.5 साल में कमा दिया। यही सेम चीज़ मैं विवियन के लिए भी बोलूँगी कि 10-15 साल में वो उतना नेम फेम नहीं कमा पाया जो वो फैंस की बात कर रहा था कि बाहर जाके निकलियो, अपनी जेब में अपने फैंस अपने देख लियो और फिर मेरे फैंस देख लियो। तो इंस्टाग्राम का ही आंकड़ा मैं तुम्हें बता देती हूँ विवियन, कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन है और दिग्विजय के 1.5 साल में 1.7 मिलियन है, और तुम्हारा ये 10 साल में है विवियन। तुमसे 1.5 साल में ही वो आ गया है, तो सोचो अगर लाइफ में वो कितना अच्छा इंसान है जो उसको दिल खोल के लोग प्यार करते हैं। 1.5 साल में नेम फेम इतनी जल्दी मिल जाना एंड लोगों का प्यार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके पास नहीं होता ना, उसको इन सब चीज़ों की कद्र होती है, वैल्यू पता होती है। खैरात में शायद विवियन को ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, ईशा को मिल गई हैं, इसलिए इस बात का इतना गुमान है कि मैं लीड करी एंड ऑल दैट। जब इधर बाहर जाके ये दिग्विजय का उन दोनों रियलिटी शोज़ में देखेंगे कि कैसा प्रदर्शन किया है स्प्लिट्सविला एंड रोडीज़ में, तब ये लोग खुद कहेंगे कि भाई इसने कमाल कर दिया। इतना ब्रेन के साथ एंड हार्ट के साथ। रोडीज दिग्विजय ने हार्ट के साथ प्योरली खेला है एंड स्प्लिट्सविला पूरा दिमाग के साथ खेला है। एंड कोई इतना शार्प माइंडेड कि कौन क्या चाल चल रहा है, कौन कैसे सोच रहा है, बहुत रेयर, बहुत कम के पास इतना शार्प माइंडेड होता है। मैं ये कहूँगी कि प्रिंस नरूला को गेम की समझ बहुत अच्छे से है, इन रियलिटी शोज़ की समझ बहुत अच्छे से है। तो प्रिंस नरूला के बाद अगर कोई मुझे बहुत शार्प माइंडेड इन रियलिटी शोज़ में लगा है तो वो है दिग्विजय। बहुत अच्छा गेम प्लान करता है एंड आई होप एंड प्रे कि उसको आगे रोडीज़ का गैंग लीडर बनने का मौका मिले। ही ट्रूली डिजर्व्स इट। दिग्विजय बहुत अच्छा गेम खेलता है एंड फॉलोअर्स की बात मैं पहले ही कर चुकी हूँ। दिग्विजय के ये 7,000 फॉलोअर्स थे जब वो कुछ भी नहीं था, रोडीज़ में आया नहीं था। 7,000 से आज 1.7 मिलियन है। आपको 17 लाख लोग पसंद करते हैं 1.5 साल के अंदर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। मुझे नहीं पता ये शो के मेकर्स एंड विवियन एंड ईशा ये क्यों समझते कि अरे बड़े ये तो बहुत कम है, 17 लाख 15 लाख। बट भाई हाँ, हम जैसे यूट्यूबर्स को पता है हमारे लिए सब्सक्राइबर फॉलोअर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का घमंड तो बिल्कुल इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये मतलब इन लोग के अंदर इतने एज होने के बावजूद, विवियन से स्पेशली, मुझे ये सब उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटी बात वो करेगा, इतनी टुच्ची बात वो करेगा फॉलोअर्स वगैरह की, लिटरली। एंड सलमान खान ने भी की थी अभिषेक मल्हन के साथ वो वाली बात फिनाले में। इतने मतलब तुम लोग
शायद नाम के ही बड़े हो, ये विवियन एंड सलमान खान मैं बोलूँगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बातें हमेशा वही छोटी टुच्ची ही करनी है और कुछ नहीं। एज ही बढ़ती है लोगों की, अब तो ऐसे ही लग रहा है, ये विवियन सलमान खान जैसे लोगों की उम्र ही बढ़ती है, मैच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ता है। पूरे एपिसोड मैंने पहले जब फाइट हो रही थी तो एक बार तो मैंने देखा ही देखा था, दिग्विजय पे वो लोग सब इतना अटैक कर रहे थे, ईशा, फिर उसके बाद विवियन, फिर उसके बाद रजत, फिर उसके बाद सारा, फिर उसके बाद अविनाश। ओ माय गॉड, मतलब 5-6 लोग वर्सेस 1 पर्सन, एंड दिग्विजय ने मतलब एक एक को इतनी बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। सब लोग बुली कर रहे थे लेकिन एक एक का जवाब अच्छा दिया। एंड मैं कहूँगी कि लड़ाई में भी कोई इतने डिग्निफाइड मैनर में कैसे लड़ाई कर लेता है, मतलब एक भी गलत चीज़ दिग्विजय ने नहीं बोली। एंड मेरी अगर मान लो रिस्पेक्ट अगर दिग्विजय के लिए अभी तक यहाँ थी, तो वो अब इस लेवल पे रिस्पेक्ट पहुँच गई है। हैट्स ऑफ टू दिस मैन, इतना मतलब दिल खुश कर दिया, इतनी प्यारी फाइट। हालांकि मेरे को फाइट्स वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद है, एग्रेशन पीपल मुझे नहीं अच्छे लगते, जैसे अविनाश बहुत एग्रेसिव है तो वो इसलिए मुझे नहीं पसंद है। मुझे थोड़े सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड पर्सन लोग पसंद आते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि दिग्विजय ने एक भी ऐसी गंदी बात, मैंने दोबारा देखा एपिसोड की, कहीं मैं दिग्विजय की कुछ फॉल्ट निकालूं कि शायद वो कहीं गलत हो, बट मुझे एक भी चीज़ उसकी गलत नहीं लगी, एक गंदा वर्ड नहीं मिला लिटरली। एंड जो भी आ रहा था, जो ये बात जिस पे इतना बड़ा मुद्दा बना कि तू चाट ले, वो अविनाश ने बोला कि जा दिग्विजय तू जा, तू अब जा शिल्पा शिरोडकर की चाट, चुम की चाट, तू अपने ग्रुप की चाट, ये बोला था, अविनाश की तरफ से आया था, जो कि सब दिग्विजय पे चढ़ गए थे जब दिग्विजय ने ये बात बोली कि जा तू ईशा की चाट, ईशा ते अविनाश की चाट है। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो या जब आप किसी को बोलोगे कुछ भी तो सामने से प्रत्युत्तर तो आएगा ही आएगा। कोई भी यहाँ पे मूंगफली छीलने तो आया नहीं है। तो फिर अब तो चाट वर्ड को इतना बड़ा इन्होंने बनाया है विवियन, अविनाश और ईशा ने। अविनाश बोल ही नहीं रहा कि ये चाट का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था पहले। लानत है अविनाश पे लिटरली। और सारा कह रही थी जा तू अपने गॉडफादर के पास जा, तू एक रियलिटी शो नहीं जीत पाया, 2 रियलिटी शो नहीं जीत पाया, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू लूज़र है। भाई तू कौन होती है किसी को बोलने वाली कि तू लूज़र है कि नहीं है, या तूने नहीं जीता या नहीं जीता? तूने क्या उखाड़ लिया अपनी लाइफ में? अरे तो तुम दोनों दिग्विजय सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हो बिग बॉस, तो यू बोथ आर इक्वल, तो तुम किसी को लूज़र नहीं बोल सकते हो। एंड सारा के लिए मैं बोलूँगी कि वो लूज़र बोल रही है तू कुछ नहीं कर पा रहा है, ईशा बोल रही है नपती है, एंड तू नमूना है, ये सब फालतू की बातें बोले पड़ा है। और वो उसने चुगली कह दिया कि तू चुगली करती है, तू पागल औरत है, तेरा पति माइंड कोच है तो तू कैसे पागल है उसी घर में, इस टाइप की बातें बोलती। मतलब वो बोल रही है ये सब, नमूना वगैरह बोल रही है, लूज़र वगैरह बोल रही है, और तू तेरा बाप तुझ पे शर्मिंदा होगा, इस टाइप की बातें बोल रही है, तेरी परवरिश दिख रही है। तो वो सब सही है। ये क्या बात हुई? सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता और तुम कुछ भी बोल लोगे किसी को भी, ये तो गलत बात है ना। तुम बोल अगर रहे हो किसी के लिए तो सुनने की भी हिम्मत रखो। इस लड़ाई के बाद मैं यही बोलूँगी कि मैं दिग्विजय के लिए हमेशा यही बोलती हूँ, यार एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे दिग्विजय, माइंड ब्लोइंग। और सारा बेफालतू में वो टिश्यू पेपर फेंक देती है दिग्विजय के ऊपर। पहले उसने करणवीर के ऊपर पानी फेंक दिया, अब दिग्विजय के ऊपर टिश्यू फेंक रही है। मतलब क्या लेवल क्या है तुम्हारा, सारा हद है यार। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि दिग्विजय इतना फैक्ट्स के ऊपर बात करता है कि जो विवियन से लड़ाई चल रही थी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिग्विजय ने एक बहुत अच्छी बात बोली विवियन को कि तू वैलिडेशन का भूखा है। अनुराग कश्यप का भी जो इंटरव्यू दे रहा था, जो पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें भी तुझे वैलिडेशन की ही भूख थी। तू अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं सबको खाना खिलाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तुझे बस अपने आप को बड़ा दिखाना है और कुछ नहीं है। तेरे को प्यार नहीं चाहिए, तू बस वैलिडेशन का ही भूखा है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने दिग्विजय के लिए यही कमेंट्री मेरी चली थी, हार्ट टेकन दिग्विजय। मतलब इतना कोई इंसान कोई फैक्ट्स पे कैसे बोल सकता है। जब मैंने भी ये इंटरव्यू देखा था विवियन का तो सेम मेरा भी रिएक्शन था, और मैंने अपने पुराने
पॉडकास्ट में ये बात बोली भी है कि अहम से भरा हुआ था, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ विवियन के लिए। एंड मतलब जो दिल में जो बात होती है वही सेम डिट्टो दिग्विजय ने मुंह पे बोल दी विवियन के। आई वॉज लाइक हैट्स ऑफ मैन। मतलब जनता के दिल में जो चल रही होती है बातें वो दिग्विजय बोल देता है एंड फैक्ट्स में बात बोलता है। ये चीज़ मुझे दिग्विजय की बहुत अच्छी लगती है। जब ईशा, सारा, विवियन, अविनाश सबसे वहाँ पे हो भी गई लड़ाई, सब सॉर्ट आउट हो भी गया था, वे आराम से दिग्विजय बेडरूम के अंदर चला गया था। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया विवियन के अंदर क्या भूत सवार हो गया, फुटेज का दीवाना हो गया शायद, कि अब मैं जाके फिर से लड़ूंगा दिग्विजय से। तो कैसे बात कर रहा है तू, ये करके फिर से उसने ड्रामा शुरू किया बेडरूम में जाके दिग्विजय को। अरे भाई अच्छा खासा शांत हो गया था, तुम इतने मेच्योर्ड एज के इंसान हो, तुम्हारे अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि अब शांत हो गया तो तुम्हें मतलब शांत रहना चाहिए था, तुम्हें अविनाश को, ईशा को रोकना चाहिए था, तुम खुद ही लड़ने आ गए। अजीब इंसान है यार ये विवियन। करण ने ये बात बोली भी कि सिर्फ बिस्किट के लिए इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा ड्रामा कर दिया इन सब ने, ये बात बोली भी थी। एंड ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि बेडरूम के अंदर चुम और शिल्पा शिरोडकर जी बहुत अच्छे से काम डाउन कर रहे थे दिग्विजय को। एंड एक प्रोटेक्टिवनेस दिख रही थी दिग्विजय के लिए चुम, शिल्पा जी एंड करण के अंदर, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि शिल्पा शिरोडकर थोड़ा सा डर गई थी उस सिनेरियो में कि कहीं कोई किसी को हाथ उतना उठा ले। दिग्विजय के लिए वो प्रोटेक्टिव हो रही थी। तो ये पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा शिल्पा शिरोडकर का ये नेचर। फर्स्ट टाइम तो जो लड़ाई हो गई उसमें दिग्विजय ने जिस तरीके से मतलब 4-5 लोग उस पर चढ़े जा रहे थे, बुली करे जा रहे थे, इतने बढ़िया तरीके से हैंडल किया है, इतना डिग्निफाइड मैनर में सब कुछ बोला, कुछ भी गंदा नहीं बोला कि मतलब हेटरेड हो दिग्विजय की तरफ से नहीं। ईशा और अविनाश के लिए जितनी हेटरेड थी मेरे दिल में 10 गुना बढ़ गई उसके बाद। एंड नाउ आई काइंड ऑफ, अभी तक मुझे विवियन मतलब ना अच्छा लगता था ना बुरा लगता था, बट इस मैटर के बाद से आई काइंड ऑफ अब डिसलाइक करने लगी हूँ मैं विवियन को। अब बात करने के लिए दोबारा रजत आ गया। अब की बार जो आया वो एक गुंडे के तौर पे आया। आते ही एकदम से बोला, और गर्मी, हाँ बहुत गर्मी है तेरे अंदर, दिग्विजय को बोला। तो दिग्विजय ने बोला गर्मी तो तेरे अंदर है। तो फिर रजत कहने लगा अब की बार अगर लड़कियों से ऐसे बोला तो देखना। तो दिग्विजय ने बोला अगर लड़कियां ऐसी बदतमीजी से बात करेंगी तो मैं फिर भी बोलूंगा। तब रजत के अंदर गुस्सा आ गया एंड वो काइंड ऑफ डराना चाहता था दिग्विजय को कि तू मुझसे डर के रहे ऐसे, इसलिए उससे बोला कि तुझे मैं फाड़ दूंगा। और 10 लोग बात करते हैं लेकिन लड़कियों से ऐसे कोई बात नहीं करता है। लेकिन दिग्विजय तो भाई शेर है, वो नहीं डरने वाला किसी से। दिग्विजय ने क्लियर कट बोल दिया कि भोंदू सुन लिया कर पहले अच्छे से बातें सारी। उन लोगों ने, लड़कियों ने पहले मेरे से ये सब बदतमीजी की बात की थी, तब मैंने उनसे उनका प्रत्युत्तर दिया था, इस टाइप से बोला। एंड तू तो बाहर ऑडियंस से माफ़ी मांगता हुआ आ रहा था, उसने दिग्विजय ने रजत को बोला। वो क्या था फिर? तो रजत इस पे बोलता है कि अगर तू ऐसे ही बोलता रहेगा तो तेरे को फाड़ के मैं हाथ में दे दूंगा, ऐसे करता हूँ। तब वहाँ पे करण को एकदम से एक बड़ा भाई जैसा होता है ना, वैसे दिग्विजय के लिए उस खड़ा हुआ कि क्या कर लेगा, क्या तुझे मार के बाहर जाना है, क्या गुंडागर्दी करने आया है, ले अब बोल दिया उसने, फिर से बोल दिया अब बोल, अब तू क्या करेगा। करण, और करण के अंदर भी मतलब एग्रेशन आ गया। एंड बड़े भाई जैसे प्रोटेक्ट करता है अपने छोटे भाई को, वैसे ही वो दिग्विजय को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देख के एकदम हार्ट करण के लिए। सारी गुंडागर्दी रजत की वहाँ पे धरी की धरी रह गई और बहुत ही नॉर्मल सी वॉइस में बोलने लगा, मैं बस ये बोल रहा था कि लड़कियों से तमीज़ से बात करना है आपसे। तब दिग्विजय ने क्लियर कट बोल दिया कि मेरे लिए आदमी और औरत इक्वल हैं एंड अगर बात करनी है तो दोनों से इक्वली अच्छे से ही बात करनी है। वो मैं करता हूँ, वो तुम सब लोग करो। रजत ये सुन के चला गया वहाँ से। अब यहाँ पे ये सीन कट के आता है कि शिल्पा शिरोडकर विवियन से ये बात बोलती है कि अविनाश ने बोला था दिग्विजय को कि तू जाके चाट शिल्पा की और चुम की और करण की।
इट वॉज अविनाश हु स्टार्टेड इट। शिल्पा ने बोला, अब कोई अविनाश को तो कुछ नहीं बोला। शिल्पा ने ये भी बोला विवियन से कि जस्ट लेटिंग यू नो, अगर तुम स्टैंड कर रहे हो राइट के लिए तो जस्ट मेक श्योर यू स्टैंड अप फॉर ऑल द राइट। अगर तुम किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो तो हर राइट चीज़ के लिए स्टैंड लो। ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, किसी एक चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। विवियन ने उस टाइम पे भी रिएक्ट नहीं किया था जब लड़ाई चल रही थी, तो उसको अविनाश को बोलना चाहिए था कि अविनाश ये मत बोलो, बल्कि वो दिग्विजय को ही गलत ठहराया जा रहा था। एंड उसके बाद भी उसने कोई स्टेप वगैरह नहीं लिया। पता नहीं विवियन क्यों अपना दिमाग लॉस्ट कर चुका है इस गेम में, गलत राह पे निकल चुका है वो। उसका गेम अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गर्त में जा रहा है। बिल्कुल वहाँ पे भी उसने अपनी मिस्टेक सही नहीं करी। एंड यही रजत के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, विवियन के लिए भी बोलना चाहूँगी कि भाई तुम लोग ये लड़कियों का एजेंडा लिए हुए हो कि लड़कियों से तमीज़ से बात करो। तो भाई जब बात बोली जा रही थी, श्रुतिका ये बात बोल रही थी करण से डोमिनोज वाले टास्क में कि तू लड़कियों को घुमाता रहता है और दो लड़कियों को घुमाता रहता है, उन्हीं के साथ खेलता रहता है, तब लड़कियों के लिए स्टैंड नहीं लिया जा रहा था कि तू लड़के से कैसे ये बात बोल सकती है। तब तो रजत ने कुछ नहीं बोला, विवियन ने कुछ नहीं बोला। जब रजत ये बात शिल्पा शिरोडकर से बोल रहा था कि तेरे जैसी लड़कियों को तो मैं जेब में लेके डोलता हूँ, तो भाई ये लाइन सही थी क्या? विवियन ने रजत को कुछ नहीं बोला और रजत ने अपने दिमाग में ही नहीं लिखाया कि भाई ये मैं क्या बात बोल रहा हूँ, एक औरत से बोल रहा हूँ। हर चीज़ भाई करण के लिए और दिग्विजय के लिए ही क्यों लागू होती है? फिर तुम लड़के सब चीज़ों के लिए क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हो? हर पॉइंट पे कोई ना कोई गलत है। भाई ईशा को क्यों नहीं सिखाते हो कि भाई तमीज़ से बात किया करो सब इंसानों से जब फेस टू फेस होते हो, और पीठ पीछे तो बुराई किया ही मत करो। अगर किसी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा तो भाई उसके सामने इतनी हिम्मत रखा करो कि सामने बोल सको। ये नहीं है ईशा के अंदर। एंड गोल मोल करके वो वाला वाक्य था, वो उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, जो करण की उसने इमेज खराब करने की कोशिश की थी कि अगर तुम इधर आओगे तो चीप हो जाओगे। तो यहाँ पे कितनी गंदी थी ईशा। चीप क्या होता है, उस चीप वर्ड का उसने पता नहीं क्या ही माँ बहन कर दी लिटरली। दिग्विजय शेर है, दिग्विजय को तुम लोग दबा नहीं सकते। एंड मुझे ये जान के इतना वो लगा कि भाई वाइल्ड कार्ड में मैं एक बात ये बोलूँगी, सबसे दमदार दिग्विजय ही है वाइल्ड कार्ड में, बाकी सब लोग फुस्सी हैं। एंड मैं इतना इनसिक्योर ये लोग कैसे हो सकते हैं, ये सारे स्टार मतलब कह अपने आप को इतना 10 साल के स्टार बोलते हैं, 15 साल के स्टार बोलते हैं कि हमने इतना काम किया इतना काम किया। भाई तुम लोग इतना इनसिक्योर हो रहे हो एक 1.5 साल के इंसान से, और अभी तो तुमने देखी नहीं है उसकी नाम और शोहरत जो दिग्विजय ने प्राप्त कर लिया है 1.5 साल में। बाहर जाके जब देखोगे तब क्या हाल होगा, मैं तो ये देख रही हूँ। जब घर में रह के ही तुम लोग एकदम बावले से हो गए हो, बौखला गए हो पूरी तरीके से कि उसके आगे पीछे ही बस दिग्विजय से ऑब्सेशन हो गया। दिग्विजय एंड करण ये 2 ऑब्सेशन हो गए पूरे घर वालों के लिए। वाकई में ये फैक्ट बात है। इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है कि लड़ाई करने से आप किसी की इमेज नहीं डाउन कर सकते। उस लड़ाई में कौन क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कौन कितने अच्छे से खेल रहा है। मैंने 2 बार वो एपिसोड देखा, लिटरली मैं बता रही हूँ, ये लड़ाई वाला एपिसोड, एंड मैं एक भी मिस्टेक दिग्विजय की पिन पॉइंट नहीं कर सकती इसमें। वो पता चलता है उसके गेम खेलने से कि वो कितना डिग्निफाइड मैनर में खेलता है। एंड उसकी क्लिपिंग्स अगर और ज़्यादा दिखाई जाए एंड दिग्विजय की, एंड जो बीच बीच में उसको इंटरप्ट करते रहते हैं, उसको गेम डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं बिग बॉस खुद। जब वो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी किसी से कर रहा होता है कंटेस्टेंट से, तो बिग बॉस आके दिग्विजय को पपलू बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर ये सब चीज़ें टैक्टिक्स करना छोड़ दें एंड प्योरली दिखाएं ना, दिग्विजय के आगे कोई टिकेगा ही नहीं। मैं बता रही हूँ इस पूरे गेम में वो इतना अच्छा खेलता है। मैंने बिल्कुल सही बात कही थी, ये जो मेकर्स हैं ना, बिल्कुल अंधे लूले लंगड़े बहरे, ये बिल्कुल वही हो गए हैं। आप किसी के कैलिबर को समझ ही नहीं सकते। आपके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है मेकर्स लोगों को कि आप किसी के कैलिबर को समझ पाओ। छोटा मोटा जो षड्यंत्र करते रहते ना कि इसको हमें इसकी इमेज हमें ठीक करनी है, इसको हमें ठीक रखना है, यही अच्छा दिखना चाहिए, यही अच्छी दिखनी चाहिए, बस इसी में ही लगे रहो। ये नहीं कि नेचुरल गेम खेलने दो।
वही है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब बिग बॉस को मतलब कोई देखना ही नहीं पसंद करेगा। जैसे इस साल हुआ था कि 2-3 लोगों ने एंड मोमेंट पे आना बंद मना कर दिया था। अगर यही चीज़ चलती रही, बिग बॉस का बीच बीच में इंटरफेयर करना, तो बस बिग बॉस भी गर्त में जाने वाला है ये शो। कोई भी इंसान आगे से आने से पहले सोचेगा, और अपने आप को ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई इंसान ये शो नहीं साइन करता है। सो बिग बॉस के मेकर्स जाग जाओ, यू नीड टू वेक अप सून, अदरवाइज ये जनता जो है ना वो तो फिर मतलब माँ बहन की गालियाँ सुनना के लिए तैयार रहो, आपकी बैंड बजने वाली है। एंड दिग्विजय के आगे वाकई में दिग्विजय ने जो 1 महीने के अंदर जादू कर दिया है, घर वालों पे भी एंड बाहर, घर के बाहर भी, ने पूरा घर को हिला के रख दिया है। दिग्विजय के आगे बाकी सारे लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं, करणवीर को छोड़ के, सब छोटे मोटे लिंजू पुंजू लग रहे हैं। सारी लड़ाई झगड़िया जब सब हो गया तो बिग बॉस ने नेक्स्ट डे पे करण और विवियन को कन्फेशन रूम में बुलाया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब बिग बॉस के मेकर्स सारे इतने 100 से ज़्यादा कैमरा है और सब कुछ देख रहे हैं, पूरा वाकया उनके सामने हुआ है, तो फिर विवियन और करण का पर्सपेक्टिव जानने का क्या मतलब है कन्फेशन रूम में आके, मुझे नहीं समझ में आता। अगर बुलाना भी चाहिए था तो दिग्विजय को बुलाना चाहिए था, वो तो हमें दिखाया नहीं। अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उसको बुलाया था, उसके साथ इंसिडेंट हुआ है तो उसको बुलाना चाहिए था, ईशा को बुलाना चाहिए था, सारा को बुलाना चाहिए था, रजत को बुलाना चाहिए था। एंड ये 4-5 लोग मेन थे इस फाइट के पे, तो इनके साथ क्या क्या हुआ, इनका पर्सपेक्टिव जानना चाहिए था, वो बिग बॉस ने नहीं किया। अब यहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी, जब करण से और विवियन से उनका पर्सपेक्टिव पूछा गया, तो करण बीइंग अ फ्रेंड, भाई तुम क्यों डिप्लोमेटिक हमेशा बात करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्यों ये बात बोली कि दिग्विजय बहुत भरा बैठा था और फिर उधर से रजत ने खूब चार्ज किया एंड ऑल दैट। अरे क्लियर कट बोलो ये बात को कि सिंपल नॉर्मल सा वो बिस्किट का टास्क जीता था एंड उसने ऑफर किया, दिग्विजय ने सबको बिग बिस्किट। ये ईशा का ईगो था इतना बड़ा कि उसको दिग्विजय की तरफ से कुछ भी आ रहा है तो उसको नहीं चाहिए ये चीज़, एंड उसने सारी फाइट स्टार्ट करी और बीच में सारा घुसी। तो मेन कल्प्रेट अगर कोई है जिसने पोक करने की कोशिश की है, जिसने इस फाइट को बढ़ावा दिया है और स्टार्ट किया है, वो है ईशा एंड सारा। ईशा मेन वो थी, कल्प्रेट थी, जिसने ये सारा बवंडर किया है उस दिन फाइट का। ईशा को क्यों सेव किया करण ने, मुझे नहीं समझ में आता। एंड बिग बॉस ने बहुत क्लियरली विवियन और करण से बात करके सारा माजरा, वर्ड्स पे अगर ना जाके, सारा माजरा सारा पे डाल दिया, जबकि सारा पूरी तरीके से कल्प्रेट नहीं थी। द मेन कल्प्रेट वॉज ईशा। ईशा लाडली है तो उसको वो कितनी भी गलतियां कर ले, उसको बिग बॉस के मेकर्स इतना बचा रहे हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो माँ बाप और उसके टीचर्स, प्रिंसिपल वगैरह लोग जो होते हैं, जो उसके बड़े होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको सुधारो, उनकी गलतियों को के लिए उन्हें पनिश करो और उन्हें सही की सीख दो, सही गलत का पाठ पढ़ाओ, ये बड़ों का काम होता है। तो भाई आप लोग बिग बॉस के मेकर्स अब उसी की गलतियों को छुपाने पे लगे हुए हो। वही कहा जाएगा कि घोर कलयुग आ गया। यहाँ पे उल्टा ही हिसाब चल रहा है। यहाँ पे गलतियों के लिए ईशा को दंडित नहीं किया जाएगा और ना उसे समझाया जाएगा कि ठीक अच्छी इंसान बन जाए, वो लाइफ में कुछ अच्छा करे, बट उसको उसकी गलतियों के लिए शय दी जाएगी। तो ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको आगे के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।